हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि जो हमारा सीरीज़ चल रहा है क्लास 9th का साइंस पे, तो अभी तक हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया था। अगर आप इससे पीछे वाला अगर आप वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगा। अभी ये जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम क्या करेंगे कि एक ही साथ एक चैप्टर को फिनिश करने से बेहतर है कि हम उसको क्या करेंगे कि सेवरल पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि समझने में हमें आसानी हो जी, बोरियत फील नहीं होगा और आप वीडियो को पसंद भी करोगे कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा आपके पास स्ट्रेस नहीं होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जो भी कलीग हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप है आपका, उसमें आप इसके लिंक वगैरह को शेयर कर लो ताकि सबको ये चीज़ें पता चलें। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है हमें और क्या पढ़ना है। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के या फिर साइंस का क्लास 9th का। तो मैंने देखा कि लोग पीएचडी करा दे रहे हैं उसमें, मतलब कि हर चीज़ बताए जा रहे हैं। बट हमें क्या करना है कि जो एनसीईआरटी जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। और उसके हिसाब से अगर आप बुक रेफ़र करते हो तो आप देखना कि अभी आप 9th क्लास में हो तो सिर्फ आपको बेसिक बेसिक चीज़ें ही बताई जाएंगी इसमें। ठीक है, सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। और जो भी जैसे नए नए वर्ड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है और एटम्स हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में बस आपको इनको बताया जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, ये सिर्फ होता क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद से जैसे ही आप जाओगे 9th क्लास में, आप सेम चीज़ यही पढ़ोगे। फिर आप जब से हाई स्कूल में 12th में जाओगे और इवन कि पीएचडी तक लोग करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें एज पर द सिलेबस ही आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, उससे धीरे धीरे करके हम हर चीज़ को कवर करते चले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं। तो इसमें देखो टोटल 6 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें सब टॉपिक्स हैं। तो जो पहला टॉपिक है ये कि चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, कि इसमें हम ये आपको बताएंगे कि मैटर्स में कुछ चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं, उस चीज़ के बारे में बताएंगे हम आपको। और उनके नाम, ठीक है, उनके नाम और उनकी डिस्कवरी वगैरह के बारे में हम बस बेसिक इसमें देखेंगे। बेसिक ये सारा का सारा जो भी आप देख रहे हो सबका सिर्फ बेसिक बेसिक है और कुछ भी मतलब हाई लेवल का नहीं है। ये आप अगर आप हाई लेवल का पढ़ोगे तो जब आप हाई स्कूल में जाओगे, +2 में जाओगे, +1 में, तो ये सारा चीज़ आपको तब बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो एटम होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन हो गया, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें कहाँ कहाँ प्लेस किए गए रहते हैं। ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। जब आप ये पढ़ लोगे कि चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, किसी भी मैटर में चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब कि जब हम पहला पढ़ेंगे इसमें ये पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, कोई एक चार्ज पार्टिकल जैसा चीज़ होता है जो मैटर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एटम का स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एटम के में किस किस तरीके से मतलब रहते हैं। ठीक है, कुछ थ्योरी हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड वाला टॉपिक है इसमें आपको बताया जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद से जो फोर्थ वाला हमारे पास टॉपिक है, फोर्थ वाला टॉपिक वैलेंसी के बारे में। मतलब कि जैसे कि अगर आप लास्ट वीडियो देखे होगे तो उसमें मैंने आपको लास्ट में एक डेफिनीशन बताई थी कि वैलेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है ये आप तभी भी देख सकते हो। और उसके बाद से हम ये जो सीरीज चलेगी हम इसमें भी देखेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से एटॉमिक नंबर और मास नंबर को मतलब याद कर सकते हैं या फिर कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या रेशियो होता है, तो ये सब चीज़ देखेंगे। और उसके बाद से हम आइसोटोप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और अगर आपके सिलेबस में होगा या फिर नहीं भी होगा तो मैं आपको आइसोबार्स नाम की भी एक चीज़ होती है, तो हम इसे में क्या करेंगे कि आइसोटोप्स के बाद से हम आपको आइसोबार से बता देंगे। एक छोटी सी डेफिनीशन है और तो मतलब 5 मिनट का है वो, बस वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि आइसोटोप्स भी की नाम की कोई चीज़ होती है और उसके बाद से आइसोबार नाम का भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, तो इस जो पूरा जो सीरीज चलेगा, ठीक है, ये जो
ये जो सीरीज है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का, इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, जो डिस्कवरी हुई है उसके बारे में देखेंगे, और साइंटिस्टों के नाम देखेंगे, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो भी ये सीरीज चलेगी ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ठीक है। तो जो सिलेबस में है आपको वो बताया जाएगा, वही चीज़ें आपको डिस्क्राइब की जाएंगी, ठीक है। आपको कोई भी पीएचडी नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेट में हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो सीखना, इसको चीज़ों को सीखना। तो अभी से अगर आपको बहुत ही हार्ड चीज़ें बताई जाए, जैसे कि अदर वीडियोज अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो इसी टॉपिक पर, तो आपको बहुत से ऐसे लेक्चर मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बाउंड होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सब चीज़ों के बारे में अभी आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सब चीज़ों के बारे में अभी आप उतने अवेयर नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाओगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, ये आप +2 के लेवल पे पढ़ोगे, या फिर आपके हाई स्कूल में अगर सिलेबस में होगा तो वहाँ पे आप ये हल्की फुल्की डेफिनेशन आपको बताई जाएगी। तो आपको जब ये सब समझ में आ जाएगा तभी आप इनको बहुत ही डीपली समझ सकते हो। तो हमारा जो मोटिव है, आपको इस चीज़ों के बारे में, यहाँ पे जो सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनके बारे में आपको अवेयर कराना, जो नए नए वर्ड्स हैं उनको समझना, और वो क्या होते हैं उन चीज़ों को हम धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते, जो हमारा पहला टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन मैटर। तो इसके बारे में आपको एक छोटी सी एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहो तो खुद से कर सकते हो, अगर आप कहीं भी बैठे हो तो आपके पास एक जो पेन होती है, यूज एंड थ्रो जो पेन होती है, आप उसको क्या करो कि अपने हेयर्स में या फिर बाल में आप उसको रब करो। रब करने के बाद से आप क्या करो कि कोई भी पेपर ले लो, रफ कॉपी का छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लो, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करके जब पेन को आप बाल पे रब करोगे, उसके बाद से जब उस पेपर के टुकड़े जो होंगे उसके पास लेकर आओगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो पेपर का टुकड़ा होता है वो क्या होता है कि पेन में स्टिक कर जाता है, मतलब चिपक जाता है। तो ये चिपकता कैसे है, वो चार्ज पार्टिकल की ही वजह से चिपक जाता है। मतलब कि जब हम पहले जब पेन अगर आप ऐसे बिना आप बाल में रब किए हुए अगर आप उसको पेपर के पास लाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि वो जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो न्यूट्रलाइज होंगे। बट जैसे ही आप उन्हें रब करते हो, हीट जनरेट होती है, चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उन्हें एनर्जी मिलती है, वो सोए रहते हैं तो वो जग जाते हैं, उसके बाद से वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो वो जो जिस इफेक्ट से होता है वो चार्ज पार्टिकल से ही वजह से होता है, ठीक है। तो ये अप्रोच थर्मामीटर में ये अवेलेबल होते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये दिखेंगे नहीं, ये इन्हें मतलब आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप देख सकते हो कि हाँ ये जैसे कि पेन है, अब यूज एंड थ्रो पेन है, वो उसमें अगर पेपर के टुकड़े चिपक रहा है तो हाँ इसमें चार्ज पार्टिकल है, आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल जिनका इन्वेंशन नहीं कहेंगे, ठीक है, और डिस्कवरी जैसे कि अभी नाम आ गया इन्वेंशन का, तो अभी आप क्या इनिशियल स्टेज में, तो आपको ये जानना चाहिए कि इन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, और डिस्कवरी क्या होती है। ये दो वर्ड होते हैं। तो आपको एक छोटा सा एक होमवर्क है, आप इनको क्या करना कि गूगल में सर्च करना, थोड़ा सा आप एनालिसिस करना कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं आप वर्ड देखे होंगे कि जैसे कि न्यूटन ने क्या इन्वेंट किया, ठीक है, कुछ डिस्कवरी हुआ। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। आप ये खुद से कोशिश करना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो जैसा हम बात कर रहे थे चार्ज पार्टिकल के बारे में, तो सबसे पहला जो चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले जो चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी वो इलेक्ट्रॉन्स का हुआ था, जिसके बारे में क्या हुआ कि मतलब कि समझा गया था, इसको समझा गया था, और मे बी शायद नोबेल प्राइज़ वगैरह भी जे थॉमसन को मिला था। तो अगर जब बात इलेक्ट्रॉन की किया जाता है, जब भी हम बात इलेक्ट्रॉन की करते हैं या शुरू करते हैं, तो जे थॉमसन के बिना ये चीज़ क्या हो जाती है, अधूरी हो जाती है, ठीक है। तो जे थॉमसन थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। और ये जो एक्सपेरिमेंट है किस तरीके से किया ये मैं आपको बस एक बेसिक बताऊंगा किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब फिगर में देखो, फिगर में यहाँ पे एक
कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। ये जो बड़ी सी ट्यूब आपको दिख रही है ये ग्लास की बनी होती है, जिसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे दो टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे दो टर्मिनल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं कैथोड बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं एनोड बोलते हैं, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रेज निकलती हैं वो कैथोड वाले टर्मिनल से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, तो इस वजह से हम इसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक वैक्यूम पंप होता है, ठीक है। कैसे सेटअप करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। ये ग्लास की ट्यूब होती है, यहाँ पे दो टर्मिनल्स होते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। जो ग्लास ट्यूब होती है इसमें जो प्रेशर होता है वो क्या होता है कि बहुत ही कम प्रेशर होता है, मतलब एटमॉस्फेयर से बिलो होता है, प्रेशर यहाँ पे बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो लेस प्रेशर होता है, तो ये कम प्रेशर को हम कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कैसे हम लो प्रेशर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारे पास पंप होता है जिससे हम क्या करते हैं कि एयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा सेटअप रहा। उसके बाद से ये जो आप वायर देख रहे हो ये क्या है, इलेक्ट्रिक वायर हैं और हम इन्हें क्या करते हैं, हाई वोल्टेज टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज टर्मिनल से हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद से क्या होता है कि यहाँ पे एक रेज निकलती है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। अगर आप याद करो कि आपके घरों में अगर जो पहले जो टीवी हुआ करती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, तो वो क्या टीवी कैसी होती थी कि पीछे के साइड में वो बहुत ही बड़ा होता था, ठीक है। तो उसमें अगर आपने कभी किसी मैकेनिक के पास अगर आप गए हो या फिर अगर आपने उस टीवी को घर में अगर खोला हो कभी, तो मे भी आप उसे देखोगे कि उसमें एक बड़ी सी ट्यूब जैसा कुछ होता है, इस तरीके से बना होता है। जैसे जो स्क्रीन होती थी वो स्क्रीन इस तरीके से इतनी बड़ी होती थी और उसके बाद ऐसे करके कुछ ऐसे इसमें स्ट्रक्चर्स बने होते थे, ठीक है। अगर आप उसके अगर देखे होगे या फिर अगर अपने घर पे भी कोई अगर खोला होगा कि खुद से अगर ट्राई किया होगा, तो इस तरीके का बना होता था। तो ये एक ट्यूब होती थी जिसको हम क्या, इस टीवी का नाम ही हम बोलते थे CRT टीवी हम इसको बोलते थे, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक नाम था। तो अब हमें उसके बारे में उतना बात नहीं करना है, हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें कि इस तरीके से इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पे जो कैथोड से क्या है कि रेज निकलती है, कैथोड रे निकलती है और वो एनोड की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो अगर आप ये सब लिखना चाहते हो या फिर लिख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स आप हेडिंग डालो और वहाँ पर छोटा सा या ब्रैकेट में लिख दो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिनका नाम था J.J. थॉमसन नाम था, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था जिसे कैथोड रे ट्यूब में उन्होंने दिखाया था इस चीज़ को। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि शोड दैट ऑल द एटम्स कंटेन टीनी नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने देखा था कि कैथोड से एक जो रेज है वो निकलने के बाद से एनोड की तरफ जाती हैं, तो जो अट्रैक्शन होता है, तो जैसे ही जब ये एनोड की तरफ जाती है तो उन्होंने ये रिजल्ट दिया कि अगर ये रेज हैं, अगर ये एनोड की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनमें ये जो रेज हैं ये कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कंटेन की हैं, ठीक है। तो उन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को इन्होंने एक नाम दिया जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये सिंपल सा आपको सेटअप रहा जो आपके बुक में ऐसे दिया हुआ था, तो एक फिगर दिया हुआ था, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आपको अगर प्रोटॉन्स के बारे में और न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक आपके बुक में ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो पढ़ें, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पूरी PhD कर लो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल में कितना चार्ज होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आप लगा लेना क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। आप याद रखना इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और जो चार्ज पार्टिकल होता है वो देखो इतना उस पर क्या होता है, कूलॉम का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, कूलॉम वगैरह अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं हो तो ये क्या होता है, सिंपल सा, जैसे कि आप kg होता है, न्यूटन होता है, यूनिट होती है, तो वैसे ही एक चार्ज का यूनिट होता है, कूलॉम होता है, ठीक है। तो अब याद रखना कूलॉम एक यूनिट होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 या फिर -19 कूलॉम का चार्ज होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.10। देखो अब इतना बड़ा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना मतलब कि बहुत ही स्पेसिफिक नहीं, आप सिर्फ इतना याद कर लो कि 9.10 इंटू 10⁻31 kg,
ठीक है। तो आप इतना याद कर लो, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपको अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह अगर होगा तो मैं बताऊंगा, तो प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे याद हो जाएगी। ठीक है। तो हमें इसमें दो चीज़ इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान देनी है, दो चीज़ नहीं तीन चीज़। पहला चीज़ हमें ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम लिखना मत भूलना, यूनिट के साथ आपको ये चीज़ लिखनी है। ठीक है। तो ये चार्ज हो गया और इसके पास इतना मास होता है। ठीक है। तो उसके बाद से रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं बता दूंगा थोड़ी देर अगर अभी दिमाग में आ नहीं रहा नाम। तो रदरफोर्ड क्या थे, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ठीक है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था और इसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट वगैरह इनका था। तो इस वजह से क्या कि ऐसा माना जाता है कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ही प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है। बट कुछ बुक में आपको एक और नाम मिलेगा, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसको एग्जैक्ट नाम क्या था। तो अब एक और नाम है, बट इस चीज़ के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। बाद में मतलब कि जब हम हाई स्कूल में या फिर +2 के जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया था। बट हल्का से एक ओवरव्यू बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन्स की खोज की गई थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जब खोज की गई थी तो माइनस इस पे जो चार्ज थे, मतलब ये नेगेटिव पार्टिकल हैं, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए सेम अमाउंट में एक पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। ऐसा मतलब कि ये एक ऐसा एक मानना था, जो साइंटिस्ट थे उनका, जैसे रदरफोर्ड है, इनका ऐसा मानना था कि ये माइनस अगर नेगेटिव चार्ज है, -1.60 चार्ज है, अगर ये किसी भी मैटर में है तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए सेम अमाउंट का चार्ज पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अदरवाइज हम आपको वो भी बताते। तो उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज सेम अमाउंट में होना चाहिए। तो जो प्रोटॉन था ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इस वजह से जो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, तो इस पर जो चार्ज था वो था +1.0602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है। तो ये प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का मास यहाँ दिया गया था। और कई बुक्स में ऐसा रेफर किया गया कि रदरफोर्ड को उसने फादर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल रखा है। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा प्रोटॉन के बारे में था। आपको ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है कि मास ऑफ प्रोटॉन याद रखना है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद से चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, तो सेम होता है। प्रोटॉन की जब बात करेंगे तो आप प्लस कर लेना, और जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो माइनस कर लेना। ठीक है, इतना चीज़। और इनकी डिस्कवरी किया था रदरफोर्ड ने, इतना चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। अब जैसे कि हमने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को भी पढ़ा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी पढ़ा। तो एक न्यूट्रॉन है, इसको क्या है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो इसके बारे में अगर आप अपने बुक्स में रेफ़र करते हो, ठीक, बहुत अगर बुक में थोड़ा सा पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि इसके एक्सपेरिमेंट वगैरह में के बारे में कुछ उतना डीपली दिया नहीं गया आपके बुक में। ठीक है, तो उतना मतलब जो NCERT की बुक है उसमें इतना डीपली नहीं दिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि जो पहला चीज़ है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है। तो सिमिलर देखो 1.674 इंटू 10⁻⁻27, ये क्या है कि -27 है। ठीक है, यहाँ पे 10 माइनस नहीं है, यहाँ पे ऐसे है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये मास है। और जो चार्ज इस पे होता है वो 0 कूलॉम होता है, ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और इसकी जो डिस्कवरी किया था उन्होंने कि ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे या फिर साइंटिस्ट आप बोल लो, जेम्स चैडविक थे, इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। और ये कब हुआ था, 1932 में। ठीक, और इसी के लिए जो इन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था, इसी के लिए इनको 1935 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि नोबेल प्राइज़ का इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट 1932 आप इसको याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपकी GK या फिर जनरल अवेयरनेस है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करेगी। तो 3 चार्ज पार्टिकल के बारे में हमने पढ़ा। पहला इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, और तीसरा हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब ये 3 चार्ज पार्टिकल होते हैं जो मैटर में ऐसे ये फाइंड किए जाए, मतलब कि ये मिलते हैं किसी भी मैटर में, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 चार्ज पार्टिकल ये मिलते हैं हमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई हैं, बस आपको अगर एग्जाम में पूछता है तो यही पूछेगा, अगर 1 या 2 नंबर में पूछता है या फिर
एमसीक्यू में पूछता है तो भी आपको इतना ही पूछेगा कि मास क्या होता है, या फिर न्यूट्रॉन पे जैसे कि चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ये चीज़ें आपके पूछी जाएंगी। और उसकी डिस्कवरी किसने की थी आपको ये पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ते हो तो वो आपके एडिशनल नॉलेज है, आपको बाद में भी काम आ सकता है, बट अभी के लिए सिर्फ आपको इतनी की ही रिक्वायरमेंट है एज पर योर सिलेबस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से देखते हैं अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। बट अब जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि कुछ साइंटिस्टों ने अपनी क्या थ्योरी रखी और उन्होंने ये बताया कि चार्ज पार्टिकल जो होते हैं किसी भी एटम में किस तरीके से रखे होते हैं या फिर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो 3-4 इसमें जो थ्योरी है, जो लोगों ने अपने अपने मॉडल रखे हैं, जो साइंटिस्ट हैं अपने अपने उन्होंने विचार रखे हैं कि कैसे कैसे रखा जाएगा। तो पहला जो नाम आता, जो पहली थ्योरी आई थी वो आया था आपका जे थॉमसन का आया था, ठीक है। पहली थ्योरी जे थॉमसन की आई थी। तो इन्होंने क्या बताया था कि जैसे कोई भी, ठीक है, कोई भी जैसे आप तरबूज की बात कर लेते हैं, मगर तरबूज ऐसे आपके सिलेबस में ऐसे दिया गया हो, तरबूज जैसा कुछ लिखा हुआ, तो बताते हैं कि जैसे ये है आपका एक तरबूज है, ठीक है, और उसके पल्प हैं जो रेड रेड कलर के होते हैं, पल्प हैं, और कहीं कहीं आप देखोगे ऐसे ऐसे बीज रहता है, ब्लैक कलर में होते हैं वो, ठीक है, ऐसे ऐसे बीज रहते हैं। तो जे थॉमसन ने क्या कहा कि ये जो पल्प हैं, ठीक है, ये जो पल्प हैं ये सारे क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। जो पल्प हैं वो क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ये जो इसके बीज हैं, जो इसके सीड्स हैं, ये क्या है कि आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक थ्योरी रखा और इन्होंने अगर आप इस चीज़ को लिखोगे तो आप ये मेंशन करोगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, इन्होंने इसको कहा था कि ये फिक्स हो गए। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखो आप, ये ना तो तैर रहे हैं, ना तो हिल रहे हैं, ना तो डुल रहे हैं, ये यहीं पे फिक्स हैं। मतलब कि किसी चीज़ में जैसे तरबूज है, तरबूज में जो बीज होते हैं, बीज क्या धंसे होते हैं उसमें, उसी तरीके से इन्होंने बताया कि जो निगेटिव चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं एटम्स में ऐसे ही उन्हें धंसे होते हैं, ऐसे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरीके को उन्होंने एक हाइपोथेसिस रखी थी कि ऐसे होते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो लोगों ने और भी थ्योरी दी कि नहीं, जो थॉमसन ने बताया था ऐसा नहीं, इसके सिवा ये भी हो सकता है या फिर ये है, ठीक है। तो इसके बाद जो थ्योरी आई थी, उसके बाद थ्योरी आई थी रदरफोर्ड की आई थी, ठीक है। बट इससे पहले तो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। एक बार मैं इसे रीड कर देता हूँ। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड ऑन इट, ठीक है। तो उसमें जो क्या होते हैं धंसे होते हैं, ऐसा इसको कहने का मतलब है कि धंसे होते हैं, ठीक है, धंसे होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि इलेक्ट्रॉन्स धंसे होते हैं, जब आप अदर 2 और 3 थ्योरीज जब पढ़ोगे ना तो ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी अभी के लिए याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, धंसे होते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते, वो धंस गए हैं उसी में, ठीक है, धंसे हैं, वो वहीं रहना जहाँ पे वो धंसे हुए हैं। दूसरा इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया था कि एन एटम इज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब उन्होंने बताया जो एटम है पूरी तरीके से क्या न्यूट्रल है, बिकॉज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी पहले ही बता दिया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी तो जो साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस थी कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज भी होगा, मतलब कि सेम अमाउंट का मतलब कि जितना उस पर कूलॉम का चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज है उस पॉजिटिव अमाउंट में भी होगा। तो इस तरह की हाइपोथेसिस थी, तो इन्होंने भी यही बताया था, ठीक है, कि इन्होंने थॉमसन ने जे थॉमसन ने भी यही बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है अगर ये इक्वल इसमें डिस्ट्रीब्यूट है तो जो पूरा एटम है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रीफाई है, उसमें किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, दैट्स ऑल क्लियर, इतना उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये कह सकते हो कि जो निचोड़ के निकला था वो मैंने आपके सामने रख दिया। उसके बाद से जो सेकेंड थ्योरी थी तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया गया, और रदरफोर्ड आए हमारे नहीं, मतलब कि रदरफोर्ड साइंटिस्ट हैं और इन्होंने कुछ थ्योरी रखी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। एक्सपेरिमेंट सेटअप में एक अल्फ़ा पार्टिकल का इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ये क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप किया कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया कि अगर अल्फ़ा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और अगर जो एटम है तो एटम अभी आप देखोगे जे थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है वो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा बताया था। बट यहाँ पे जो थे रदरफोर्ड थे, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा है कि एक अल्फ़ा पार्टिकल लिया कि पॉजिटिवली चार्ज है, अगर हम एटम के ऊपर बम्बार्ड करते हैं या फिर एटम को अल्फ़ा पार्टिकल्स के मतलब गुजारते हैं
तो अगर वो एटम चार्ज अगर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा, मतलब कि उसको क्या करेगा, दूर धक्का देगा, उसको रिपेल करेगा। बट अगर एटम निगेटिवली चार्ज है तो वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अगर न्यूट्रल है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इनकी सोच थी कि अगर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, तो वो उसके हिसाब से रिजल्ट वो देने वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे एक सीट का यूज किया था, इसे गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये क्या थी, सोने की बनी हुई थी, सोने की इसलिए बनी हुई थी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज ए थिन लेयर एज पॉसिबल, दिस गोल्ड फॉइल है वॉज अबाउट 100 एटम्स थिक। तो देखो जो गोल्ड फॉइल होती है या फिर गोल्ड की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको जीके के लिए बता देता हूँ कि जो गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड को क्या करते थे हम, सबसे पतली, अगर आप इसे स्ट्रेच करो ना, अगर आपके पास गोल्ड है, प्योर गोल्ड, अगर आप स्ट्रेच करो तो सबसे पतली वायर आप बना सकते हो, मतलब थिनेस्ट वायर आप बना सकते हो, पॉसिबल थिनेस्ट आप वायर बना सकते हो। तो इसी प्रॉपर्टी का इन्होंने इस्तेमाल किया, इसी प्रॉपर्टी की ये बात इनको पता थी, तो इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया और इसको बहुत ही थिन लिया, ठीक है, बहुत ही थिन लिया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना कि दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक, 1000 जो एटम की थिकनेस होती है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता रखा था यहाँ पे इससे लास्ट वाले वीडियो में कि क्या रेडियस या डायमीटर होता है, तो उसके हिसाब से 1000 उसका कलर, उतनी थिकनेस से इन्होंने गोल्ड फॉइल की ली थी, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और उसके बाद से इस तरीके का उनका जो सेटअप था कुछ ऐसा था, जो दिखेगा आपको बुक वगैरह में आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे सोर्स है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, एक लेड प्लेट है जिसमें क्या इन्होंने होल कर रखा था ताकि वहाँ से वो पास कर सके इसको कंसंट्रेट करने के लिए, कहाँ पे, गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। और एक यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट थी, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करेगा कि एक अलग तरीके का निशान छोड़ेगा। अल्फा पार्टिकल तो वैसे आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, तो स्ट्राइक होने के बाद से ये किधर किधर स्कैटर हो रहा है ये चीज़ हमें पता चल जाए, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट का इस्तेमाल किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, जहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ पे होगा क्या, अल्फा पार्टिकल आर डबल, जो मैंने आपको बताया सेम चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि डबल चार्ज, मतलब कि क्या होता है कि उस पर +2 चार्ज होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है, चार्ज हीलियम आयंस सिंस दे हैव मासेस ऑफ 4u मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे आप अल्फा कर लेना, अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो उसके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब आप उसे हाई वेलोसिटी से आप उसको मतलब कि स्ट्राइक करवाओगे तो, ठीक है। अब उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, उनको देखो वो करना कुछ और चाहते थे बट क्या रिजल्ट कुछ और आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी, तो उन्होंने क्या है कि उनको क्या एक्सपेक्ट क्या किए थे, तो यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा हुआ कि जो क्या वो एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी, बस मैं आपको रीड करके यहाँ पे बता रहा हूँ। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम, गोल्ड एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उससे क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ये उनका मानना था कि ऐसा, मतलब कि वो चाहते थे कि ऐसा होगा, ठीक है। सिंस अल्फा पार्टिकल्स were much heavier than the protons, he did not expect to see the large deflection, क्या कि जब आफ्टर द एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या देखा कि डिफ्लेक्शंस बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा देखा कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ये किस तरीके का डिफ्लेक्शन हो रहा है, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके यहाँ पे दिखाऊँ कि यहाँ पे देखो जो राउंड शेप में है वो क्या है कि गोल्ड एटम है, जो राउंड शेप में सारे क्या है कि गोल्ड एटम है। और ये जो बीच बीच में आप ये डॉटेड की तरह देख रहे हो ये क्या है कि न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है कि न्यूक्लियस है। अभी क्या है कि जब रदरफोर्ड कर रहे थे उनको नहीं पता था कि न्यूक्लियस है, ठीक। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा रेज हैं, अल्फा पार्टिकल वो क्या कर रहा है कि ऐसे सीधा सीधा, कुछ तो ऐसे सीधा सीधा इनको मतलब कि पार कर दिया, ठीक है। कुछ उन्होंने देखा कि 180 डिग्री, मतलब कि यूं अल्फा पार्टिकल गया और ऐसे इसी रास्ते से वापस भी आ गया, ठीक है। कुछ इन्होंने इस तरीके के डिफ्लेक्शंस देखे, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, कुछ सीधे आ गए, ठीक है, कुछ रिवर्स डायरेक्शन मतलब इधर से गए और वापस आ गए, कुछ क्या कि सीधा निकल ही गए कि बिना किसी रोक टोक के। तो इस तरीके के इन्होंने देखा और देखा कुछ डिफ्लेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन मतलब कि इन्होंने देखा जो अब न्यूक्लियस से स्ट्राइक किया तो कैसे इधर उधर हो जाएगा, तो ये चीज़ उन्होंने देखा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद से उन्होंने जो रिजल्ट दिया तो उन्होंने रिजल्ट ये दिया कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो एटम्स है या फिर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ये गोल्ड एटम्स पे किया, तो उन्होंने कहा ये जो गोल्ड एटम है, ठीक है, गोल्ड एटम है, ये क्या कि इनके बीच में ना कुछ है नहीं, खाली खाली है। मतलब खाली खाली का रीजन उन्होंने कैसे दिया कि अल्फा पार्टिकल क्या हुआ कि इसको पूरी तरीके से अगर ऐसे पार कर गया तो इसका मतलब कि इसके बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कुछ सीधी रेज है, ऐसे सीधा पास कर गया तो इसका मतलब कि
बीच में कुछ नहीं। बट उन्होंने ये देखा कि जब कुछ क्या कि डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि जो गोल्ड एटम्स हैं उनके बीच में ये जो कुछ ऐसा है, क्या है कि अभी नहीं उन्होंने बताया, इन्होंने बस ये सोचा कि कुछ ऐसा है कि जो जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक होता है तो वो सीधा वापस क्या होता है, इसको पीछे की तरफ धक्का दे देता है, या फिर जो डिफ्लेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड एटम है, गोल्ड एटम के बीच में कुछ ऐसा है। तो उन्होंने जो कुछ ऐसा है या फिर जहाँ से ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होकर वापस आ जा रहा है, तो इसको इन्होंने एक नाम दिया जिसको नाम दे कहते हैं हम न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको इन्होंने न्यूक्लियाई नाम दिया। तो न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस उन्होंने इसका जो भी नाम था इसने नाम दिया। ठीक है, रिजल्ट क्या आया अल्फा पार्टिकल का, वन बाय वन करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई इसमें वही चीज़ें लिखा हुआ है। क्या ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पासेड, ठीक है, पास्ड स्ट्रेट थ्रूआउट द गोल्ड फाइल, कुछ तो सीधा सीधा निकल गए। ठीक है, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। ठीक है, कुछ स्मॉल एंगल्स, जैसे यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से वापस गई और ऐसे चलिए तो ये क्या होगा, स्मॉल एंगल से। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो इतना चीज़ें नहीं है, बस अब ये समझो कि स्मॉल एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गए। सरप्राइजली वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड, मतलब उन्होंने देखा 12,000 जो पार्टिकल्स हैं वो वापस ऐसे 180 डिग्री, मतलब कि जैसे ही उन्होंने गया वो स्ट्राइक हुआ और सीधा सीधा वापस आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट का उनका क्या था कि ऑब्जर्वेशन दिया था उन्होंने। तो उस चीज़ को यहाँ पे देखो दिया हुआ नहीं था बुक में, बट मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो बीच में जो चीज़ है या फिर जो है बीच में, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और जो एटम्स है इसका जो पूरा मास होता है, ठीक है, जो पूरा मास होता है वो उसी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, या फिर आप किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है उसी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इस तरीके के उन्होंने 3-4 ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने इस तरीके से तो बता दिया, बट इन्होंने कुछ चीज़ें ना क्लियर बताई नहीं थी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ रहे हैं या फिर किस तरीके से सिचुएटेड होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद से थोड़ी सी इनकी थ्योरी को और इम्प्रूव किया गया। ठीक, और इसके आगे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बोर्स था। उन्होंने एक मॉडल दिया, नील्स बोर नाम था उनका। तो उन्होंने एक मॉडल दिया और उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। ठीक है, तो क्या किए ऐसा देखते हैं कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, उन्होंने उस पर कुछ ऑब्जेक्शन किए थे। नील्स बोर पुट द फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो ये उन्होंने किस मॉडल दिए थे, तो ये वन बाय वन करके एक बार मैं रीड कर देता हूँ, उसके बाद से मैं आपको समझाता रहूँगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज ए डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। उन्होंने ये कहा कि जो भी बोर्स ने ये कहा, नील्स बोर ने ये कहा कि जो एटम्स होते हैं उनमें क्या है कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वन चीज़ मैं भूल गया था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने ये बताया था कि जो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि ऐसे राउंड लगाते हैं, घूमते रहते हैं। और इन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक होता है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अबाउट घूमते रहते हैं, मतलब हाई स्पीड में। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे ये घूमते रहते हैं। ये चीज़ इन्होंने बताया था, मैं जिसमें स्किप कर गया, ये आपको बताया नहीं था। ठीक है, अब रहते हैं नील्स बोर का हम बात कर रहे थे। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट द एनर्जी। अब इन्होंने क्या थोड़ा सा और इम्प्रूव किया था थ्योरी को कि अब इन्होंने ये बताया कि एक मतलब कि प्री डिस्क्राइब्ड वो होता है, पाथ होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में घूमते हैं तो किसी तरह की कोई एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, जब दूसरा वाला पॉइंट है वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट द एनर्जी, जब वो घूमते हैं ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि किसी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देते हैं दीज ऑर्बिट और सेल। ठीक, उनको सेल भी कहते हैं, जो ऑर्बिट है उनको सेल भी कहते हैं, कॉल द एनर्जी लेवल। अब उन्होंने इसको एक नाम दिया, जो ऑर्बिट होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या फिर आप उसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हो। ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, कि एनर्जी लेवल उसका कैसे हम नाम दिए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ये जो एटम है पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियाई है। ठीक है, न्यूक्लियस है। तो इन्होंने बताया कि इसके बाहर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं उनका प्री डिफाइंड पाथ है, जैसे कि के सेल है,
के है, उसके बाद से एल है, उसके बाद से एम है और उसके बाद से एन है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि के एल एम एन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और इंटरेस्टेड हो अगर जीके जानने में, तो आप मुझे ये बताओगे या फिर आप कमेंट करोगे इस वीडियो अगर आप देख रहे हो अच्छे से, तो ये जो नील्स बोर ने स्टार्टिंग के से ही क्यों किया था। ठीक है, बट अल्फ़ाबेट में तो स्टार्ट हमें ए से करना चाहिए था, तो ए नाम देना चाहिए था ए बी सी डी, बट इन्होंने ए बी से स्टार्ट नहीं किया। इन्होंने ये बताया कि इन्होंने सीधा के से शुरू किया, मतलब यहाँ से शुरू किया के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। ठीक है, या फिर इसको के एल एम एन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने एक और ऑप्शन दिया कि आप इसको एनर्जी लेवल को डिनोट कर सकते हो 1 2 3 या 4 से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस जो एनर्जी लेवल है या फिर जो ये ऑर्बिट है, जो ये सेल है, इसमें क्या है कि डिफाइन होता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें सिचुएटेड होंगे। ठीक है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके बाद से हमारे पास आएगा हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल। ठीक है, अब यहाँ तक तो इन्होंने ये बता दिया कि नील्स बोर ने कि इस तरीके के सेल बने होते हैं, सेल का उन्होंने नाम दे दिया के एल एम एन। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मतलब कितने होते हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेल में होने चाहिए, डिस्क्राइब की एक फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस 2n का स्क्वायर होता है, इन्होंने बताया, नील्स बोर ने ये बताया था कि इस तरीके से मतलब काउंटिंग होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम k की बात करें, k कितना, k इक्वल टू हो गया 1 हो गया, l इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो गया, और उसको n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम रखेंगे, जैसे अगर हमें k के फाइंड करना है तो 2n स्क्वायर अगर आप एक पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद से जब n की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ पे अगर आप रखोगे 3n स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा 18, और उसके बाद से यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 32। ठीक है, तो अगर आप जनरली ऐसे देखोगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होते हैं कि मैक्सिमम उन्होंने ये बताया था कि अगर के सेल की हम बात करें, ठीक है, के सेल की, तो के सेल में मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही होंगे। ठीक है, एल में मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये आप के में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एल में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एम में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और एन में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, अब हम जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है कि हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल। ठीक है, जैसे डिफरेंट ऑर्बिट सेल हैं इसमें के एल एम एन, किस तरीके से और कितने कितने, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दिया कि इस तरीके से और इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम उसके बाद से एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद से जो और जो इसमें थ्योरीज हैं या फिर जो यहाँ पे देखो आप लिख रखा है कि 2, यहाँ पे हम 2n स्क्वायर कर लो यहाँ पे। ठीक है, 2n स्क्वायर वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और द एनर्जी लेवल इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और उसके बाद से अगली बार जब हम नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, आपके लिए जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल। ठीक है, तो ये अब क्या है कि चीज़ें और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने लगी हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। तो इस तरीके से हमने जो डिफाइन किया था सब टॉपिक्स थे, हमारे पास 6 सब टॉपिक्स हैं। इस वाले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि सिर्फ 1 और 2 हमने पढ़ा है, और तीसरा हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। ठीक है, पहला हमने इलेक्ट्रॉन्स नाम की चीज़ का पता किया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो किसी भी एटम में मिलता है। इसको किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है तो कुछ ना कुछ उस पर क्या होगा, चार्ज होगा, तो वो चार्ज के बारे में हमने आपको बताया। फिर इलेक्ट्रॉन का मास बताया। सिमिलर थिंग प्रोटॉन में, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है। फिर सेम थिंग में आते हैं हम न्यूट्रॉन्स के बारे में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। ठीक है, जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड होते हैं, उन्होंने ये बताया था। उसके बाद से हमने रदरफोर्ड का पढ़ा था कि उनका भी एक एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने करना कुछ और चाहते थे और उनको मिलता कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे उनको हम ये अनएक्सपेक्टेड होता है ये रिजल्ट। उसके बाद हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप वीडियो को पसंद किए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को क्या करो, लाइक कर लो, और उसके बाद से इसे शेयर भी कर दो ताकि औरों भी जो आपके कलीग हैं, जो दोस्त हैं, उन्हें भी ये पता चलना चाहिए। ठीक है, तो आपको पीएचडी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जितनी आपके सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो जिसने अगर बुक लिखा है एनसीईआरटी का, ठीक है, तो वो क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपुल्स ने लिखा है।
ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा है, तो इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना बुक में दिया, अगर आप सिर्फ उतना पढ़ते हो तो यू आर द बेस्ट, ठीक है। तो आप मतलब अच्छा कर रहे हो। आपको पीएचडी नहीं करनी, अभी आप 9th क्लास में हो। आप जैसे जैसे हाई स्कूल में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे। और जैसे आप 11th में जाओगे तो या फिर 12th में जाओगे, अगर आप 11th की बुक उठाकर देखो तो आपको सेकंड यूनिट में ही आपको ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, तो सेम चीज़ यहीं पढ़ोगे। तो वहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि ये सारे एक्सपेरिमेंट कैसे हुए थे, वहाँ पे हम और अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, सारे मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में और डीपली से पढ़ेंगे। वहाँ पे भी आप थॉमसन्स मॉडल पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ पढ़नी है। बट क्या क्या अभी हम क्या सिर्फ हम एक नाम जानना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं इस तरीके से, ये सब मतलब कि हाँ ये यहाँ पे कुछ नाम है जिनको हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आकर के आगे बढ़ेंगे, कोई बहुत जल्दीबाजी की चीज़ नहीं है। तो अगर पसंद है वीडियो तो आप लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहो। हम आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं।